हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए आज के सेशन में हम लोग बिजनेस स्टडी का टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आए हैं, जो कि हमारे जो वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक कितने होते हैं। आज हम लोग डिफरेंट टाइप के जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, और यदि आप मेरे फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर यदि आपको प्रॉब्लम कोई हो तो व्हाट्सएप नंबर से आप हमें मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें या जैसे भी है रिटेन में करें, आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप दिया है कि F.W. टेलर है propounded द फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसका प्रतिपादक propounded बाय F.W. टेलर के द्वारा किया गया है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी जो ये फॉर्म है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये रूप है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये टोटली प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन पर, यानी ये विशिष्टीकरण सिद्धांत पर डिपेंड है। एंड मेक्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट। इसमें जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनका बहुत अच्छा से बेनिफिट उनसे अर्निंग किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है। In functional organization, work is divided many small parts. Each part is assigned to an expert. इस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल फोरमैनशिप में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हैं उनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, और एवरी पार्ट के लिए एक एक्सपर्ट को दे दिया जाता है। जनरली टेलर के द्वारा जो सजेस्ट किए हैं, टेलर सजेस्ट किए हैं कि जो फैक्ट्री का जो मैनेजर का वर्क है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस पर प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग ऑफिसर, क्योंकि मैनेजर का जो फैक्ट्री मैनेजर का 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर रूट क्लर्क की बात करें तो ये रूट क्लर्क जो एक ऐसा पर्सन होते हैं, एक ऐसा ही ऑफिसर होते हैं, इनका वर्क यही होता है कि जो वर्क को करने का जो एक सीक्वेंस होता है उसको इंश्योर करते हैं। कोई भी एक पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए एक सीक्वेंस जो बनाया जाता है उनको ये इंश्योर करते हैं। और सीक्वेंस मीन्स होता है कि कोई भी वर्क को फिनिश करने से पहले जो डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं उनको प्रिपेयर करना इनका काम है। और ही इज डिसाइड ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई भी वर्क आज के डे में कौन करने वाले हैं और ये वर्क कहाँ पर किया जाएगा, वेयर इट इज टू बी डन, मतलब इसको वर्क को कहाँ हम लोग करेंगे। 3 बात इनकी होती है रूट कलर की। पहली, ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी वर्क जो हो रहा है उसका सीक्वेंस ये प्रिपेयर करते हैं कोई भी पार्टिकुलर वर्क के लिए। दूसरी चीज, अब हम अगर बात करें सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, तो सीक्वेंस मीन्स उसका अर्थ ये होता है, उसकी मीनिंग ये होता है कि कोई भी वर्क को एक फाइनलिश करने से पहले जो डिफरेंट स्टेज से पासेज होकर कोई वर्क गुजरता है, कौन कौन वर्क पासेज से होकर गुजरेगा, कैसे पासेज करेगा, ये सब तय करते हैं रूट क्लर्क। और ये भी डिसाइड करते हैं, ही आल्सो डिसाइडेड कि कोई भी वर्क जो है आज के डे में कौन वर्क करना है और वो जो वर्क है उसको हम कहाँ कंप्लीट करेंगे, ये रूट कलर का काम है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मीन्स ये क्लर्क, दिस क्लर्क प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर वर्कर। ये वर्कर के लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार करते हैं जो सूचना से संबंधित होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड
जो कंटेंट होता है वो फीचर ऑफ नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड होता है एंड प्रोसीजर ऑफ मटेरियल यूजेज एंड मशीन यूजेज। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड डेवलप होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, वर्कर के लिए, और जो वर्कर के हेड होता है उसे हैंड ओवर कर देते हैं उस इंस्ट्रक्शन कार्ड, और उस इंस्ट्रक्शन कार्ड जो कंटेंट होता है और रिलेटेड होता है वो आपका नेचर ऑफ वर्क, प्रोसीजर ऑफ यूटिलाइज ऑफ मटेरियल एंड मशीन, मटेरियल को कैसे यूज करना है, मशीन को कैसे यूज करना है, उससे रिलेटिव ये इंस्ट्रक्शन कार्ड होता है जो ये ऑफिसर काम करते हैं। थर्ड होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देखिए दिस क्लर्क डिसाइडेड अ पार्टिकुलर जॉब, कोई भी पार्टिकुलर जॉब के लिए डिसाइड करते हैं कि व्हेन वर्क स्टार्टेड एंड फिनिश, यानी कब उस वर्क को स्टार्ट करेंगे और कब हम फिनिश करेंगे। ये काम है हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। और ये भी ये तय करते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर जॉब को एक्टिवेट करने में, उसे कंप्लीट करने में कितने टाइम हमें देना है, ये इनका काम है। और एक पार्टिकुलर वर्क में जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, ये ऑफिसर ही तय करते हैं। उसके बाद एक फोर्थ इसमें आते हैं डिसिप्लिन ऑफिसर। ये ऑफिसर इंश्योर करते हैं कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो डिसिप्लिन मैनर में कर रहे हैं, यानी जो भी वर्किंग कर रहे हैं, जो वर्किंग एक्टिविटीज कर रहे हैं वो डिसिप्लिन मैनर में है, यानी उसकी जो काम करने का तौर तरीका है वो अनुशासित है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन ऑफिसर में आते हैं 4 लोग, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। फर्स्ट है गैंग बॉस। देखिए जो वेरियस वर्कर होते हैं, डिफरेंट जो वर्कर होते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्कर होते हैं, उनको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल करने के लिए उनके वर्कर के ग्रुप ऑफ वर्कर को हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल के लिए। और एवरी जो वर्कर के जो हेड होते हैं हु हैज नो गैंग बॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग बॉस बोलते हैं। जो वर्कर के हर ग्रुप के जो वर्कर के हेड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस का जो वर्क होता है वो ये इंश्योर करना कि जो हमारे पास मशीन है और हमारे पास जो वर्कर हैं वो इनफ हैं प्रोडक्शन के लिए। हमारे पास जो मशीन है और वर्कर है इनफ है, और जो हमारे प्रोडक्शन के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है। ये इनका काम है गैंग बॉस का। सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्कर को हम लोग जो वर्कर को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और इसलिए कि हम लोग कंट्रोल कर सकें। और एवरी जो वर्कर के जो ग्रुप का जो हेड होता है उसको नो एज गैंग बॉस, हम लोग गैंग बॉस के नाम से जानते हैं। और एवरी गैंग बॉस का जो फंक्शन होता है, जो वर्क होता है, वो इंश्योर करना कि जो हमारे पास वर्कर हैं और हमारे पास जो मशीन है वो प्रोडक्शन के लिए इनफ है, प्रोडक्शन के लिए परिपूर्ण है, और आप वर्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी ये लोग इनका काम होता है बताना कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा है स्पीड बॉस। देखिए स्पीड बॉस का मेन फंक्शन ऑफ स्पीड बॉस इंश्योर दैट ऑल वर्कर परफॉर्मिंग वर्क एडजस्टेड टाइम, या आप कह सकते हैं कि जो टाइम टेबल उनके लिए जो बनाया गया है, एक्सपेक्टेड टाइम जो बनाया गया है, वो ऑल वर्कर परफॉर्मिंग वर्क एक्सपेक्टेड टाइम,
इनको इंश्योर ये करना होता है कि जो हमारे पास वर्कर हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम में कर रहे हैं। और यदि कोई उनमें कोई काउजेज होता है, कोई अगर डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट है या कोई फैक्टर है, तो उसे सॉल्यूशन करना इन्हीं का काम होता है, स्पीड बोस का काम होता है। हम लोग बात कर रहे हैं रिपेयर बोस। रिपेयर बोस मीन्स repair boss, main function of repair boss keeping machine and tools in working condition। यानी जो रिपेयर बोस होते हैं उनका ये एक्टिविटीज होता है, वर्क होता है कि जो भी मशीन है और टूल्स है या इक्विपमेंट है उसको वर्किंग कंडीशन में हमेशा बनाए रखना, उसे उसी के अनुसार बनाए रखना इनका वर्क होता है। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक का काम क्या होता है? तो सबसे पहले इंस्पेक्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री, पहले जो भी प्रोडक्शन जो फैक्ट्री के द्वारा होता है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं। एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है उसे कंपेयर करते हैं और डिफरेंट पता लगाते हैं कि कहाँ पर ये डिफरेंट रहा, जो हमारा प्रोडक्शन रियलिटी में जो हुआ है और जो स्टैंडर्ड हमें प्रोडक्शन चाहिए उसके डिफरेंट क्या रह गया है, क्या कमियाँ रह गई, उसकी जानकारी ये देते हैं इंस्पेक्टर। अब टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का दूसरा टेक्निक है, जैसे उसमें देखिए था जो अभी पीछे टॉपिक जो हम पढ़े, उस टॉपिक में था थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक आप लोग को लगा होगा, तो नीचे वाला अगर पॉइंट आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा का, ऊपर वाले जो टॉपिक है उसको ही आप लिख लीजिए। दूसरा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी वर्क का परिमापीकरण, वर्क का टाइम सेटिंग करना, स्टैंडर्ड सेट करना। तो इस टेक्निक में है कि स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स setting standards for different activities after due deliberation, यानी बहुत सोच विचार करने के बाद विभिन्न जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। जो भी एक्टिविटीज़ करना है उसका स्टैंडर्ड फिक्स करना, उस विभिन्न एक्टिविटीज़ को सोच समझ करके उसके टाइमिंग सेट करना स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, the amount of work to be done by a worker in a day may be standardized, यानी एक वर्कर को एक काम दिया जाता है एक डे में करने के लिए कि इतने टाइमिंग में आपको ये पूरा वर्क कंप्लीट कर देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, परमाप बोलते हैं। इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड्स में भी आल्सो बी सेट फॉर रॉ मटेरियल से भी रिलेटिव होता है, मशीन से भी रिलेटिव होता है, टूल से भी रिलेटिव होता है और टेक्निक से भी रिलेटिव होता है। इनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, इतने रॉ मटेरियल यूज करना है इतने टाइम में, मशीन को भी इतने टाइमिंग में इतने प्रोडक्शन कर लेना है, ये सब इसमें फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड है आपका टेक्निक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन मीन्स होता है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट एक्सेट्रा। देखिए, जब हम लोग अपने प्रोडक्शन की जो डिफरेंट टाइप है, अननेसेसरी टाइप है, अननेसेसरी वेट का जो प्रोडक्शन है, अननेसेसरी साइज का जो प्रोडक्शन है, उसको हम समाप्त कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण उसी को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑल राइट फॉर द शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चर शूज ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 साइज। यदि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जूता के बनाने वाली कंपनी है, शू बनाने वाली कंपनी है, अगर 0 से लेकर 5, 7, 8, 9 तक, 10 तक की बनाती है तो वो ठीक है, उसको सही माना जाएगा। लेकिन यदि कंपनी, बट इफ इट इज ए स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग शूज ऑफ 0, 0.5,
1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 अगर इस तरह से है विल बी सिंपली रॉन्ग। अगर इसको कहा जाएगा रॉन्ग तरीका है, ये सही नहीं है। जैसे हमारी अमेरिकन कंपनी, उसके पास 2000 साइज के टाइप के जो पेपर होते थे, उसको सिंप्लीफिकेशन के ही अंतर्गत अपने 2000 पेपर क्वालिटी को साइज को 200 में कन्वर्ट किया। तो उसी तरह जो अननेसेसरी वेट का जो आपके पास प्रोडक्शन है, अननेसेसरी साइज है, अननेसेसरी जो आपके पास उसका टाइप है, उसको समाप्त करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। उसको हटाकर एक साइज जो सबको सुटेबल हो, उस साइज के लिए प्रोडक्शन आप करें, उस वेट के लिए प्रोडक्शन करें। अगर आप हर साइज के लिए लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए मशीन मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि आपके लिए वो क्या होगा, गलत होगा। देखिए, फॉर टेक्निक मेथड स्टडी दिया है कि इट रिफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज, यानी एक विशेष कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढना, तरीका की पहचान करना, उसे हम लोग मेथड स्टडी कहते हैं। हम लोग जब मोस्ट सुटेबल एक वे का आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक पार्टिकुलर वर्क से रिलेटेड होता है, पार्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो वैसे हम लोग टेक्निक को बोलते हैं मेथड स्टडी। टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक आर यूज्ड। इस टेक्निक को कंडक्ट करने के लिए हम प्रोसेस चार्ट यूज करते हैं एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का यूज करते हैं। प्रोसेस चार्ट मीन्स जैसे कि बहुत सारे जो एक्टिविटीज हमारे पास हैं उनका एक चार्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कौन जो टेक्निक है, किस टेक्निक में सबसे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा टेक्निक है, सबसे ज़्यादा बेहतर है, उस ढंग से हम लोग वर्क अपना एक्टिवेट करते हैं। आगे दिया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। इस मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्क को करने के लिए एक बेस्ट वे ऑफ एक्टिविटीज को सर्च करना, उसे लाना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, उसे आइडेंटिफाई करना मेथड स्टडी कहलाता है। फिफ्थ में दिया है मोशन स्टडी, गति अध्ययन। ये जो गति अध्ययन है, ये क्या चीज है, ये कैसा टेक्निक है? अगर इट रेफर टू टेक्निक टू स्टडी द मोमेंट्स दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग डिफाइंड वर्क। देखिए, इसका आशय है, एक ऐसा ये मोशन टेक्निक है, मोशन स्टडी है। इस स्टडी में हम लोग जो मोमेंट होता है वो वर्क के लिए, जो जरूरी मोमेंट होता है वर्क के लिए, उसको ही हम लोग यदि ढूंढते हैं, जो जरूरी मोशन होता है उस गति को ही रखते हैं वर्क के लिए, उसकी वर्क के लिए ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं मोशन स्टडी। दिया है इट रिफर्स टू टेक्निक टू स्टडी द मोमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग डिफाइंड वर्क, यानी एक वर्क के करने के लिए जो नेसेसरी मोमेंट है, उस मोमेंट को ही आइडेंटिफाई करना, उस मोमेंट को ही सर्च करना मोशन स्टडी कहलाता है। द मूवी कैमरा इज यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए हमें मूवी कैमरा की जरूरत होती है, फोटोग्राफर की जरूरत होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू बी एलिमिनेट द अननेसेसरी मोमेंट्स, यानी इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो यहाँ पर वर्कर वर्क कर रहा है
जहाँ अननेसेसरी मोमेंट है उस मोमेंट को समाप्त करके जो जरूरी मोमेंट है, जो नेसेसरी मोमेंट है उस वर्क के लिए, उस वर्क को ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना मोशन स्टडी है। जैसे एग्जांपल आपको देंगे, एक वर्कर है जो ईंटा को ये बिल्डिंग प्रिपेयरिंग करने का काम करता है। उसको मूवी कैमरा से देखा गया तो एक ईंट को लगाने में वो 18 टाइम एक्टिविटीज़ करता था। तो उस मोशन स्टडी के द्वारा उसकी एक्टिविटीज़ को, जो उसके मोमेंट हैं, उनको 5 टाइम में चेंज कर दिया गया और अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसको 2 टाइम में ही चेंज कर दिया गया। यानी जो वहाँ पर वर्कर 18 टाइम एक ईंट को उठाकर बिल्डिंग के दीवार को जोड़ने में वो लगाता था, मोमेंट करता था, उसको मोशन स्टडी के द्वारा अध्ययन करके, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको स्टडी करने के बाद उसको 5 टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया और नॉर्मली उसको 2 टाइम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। तो इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। देखिए 6 जो टेक्निक है इसका, देखिए इसमें हम ज़्यादा टेक्निक इसलिए बता रहे हैं कि इसमें सारे जो टेक्निक इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव के व्यू से अगर देखा जाए तो सारे, अगर आप इसमें से जो भी टेक्निक 4-5 जो भी आपको अच्छा लगे उसको ज़रूर अपने नोट्स में रखिएगा। तो सबसे पहले 6 टाइम स्टडी है, समय अध्ययन। इट रिफर टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर एक्टिविटीज। यानी एक पार्टिकुलर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम की क्या ज़रूरत होती है, क्या समय लगता है, उसको डिटरमाइन करना ही टाइम स्टडी है। द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क। एक ही वर्क को विभिन्न प्रकार के अनुभव के द्वारा जो टाइम लगता है, एक ही वर्क को करने में विभिन्न तरीक़ा से जो टाइम लगता है और सभी टाइम को जो एवरेज आता है, उसी एवरेज टाइम के लिए कोई भी काम करने का टाइम फिक्स कर दिया जाता है। एक वर्क को करने के लिए विभिन्न उसको अनुभव से, विभिन्न एक्सपीरियंस से हम लोग करते हैं और जिसमें जितना जितना टाइम लगता है उसमें एवरेज कर दिया जाता है। एवरेज कर देने के बाद जो आता है वही किसी वर्क को फिनिश करने के लिए नेक्स्ट टाइम किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है कि आपको इस वर्क को इतने टाइम में पूरा करना है। तो ये टाइम स्टडी कहलाता है। आगे दिया है कि दिस स्टडी इज कंडक्टेड विथ द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। ये जो स्टडी जो कंडक्ट किया जाता है, जो लागू किया जाता है डिटरमाइन करने में, स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। दूसरा 7 जो है आपका टेक्निक, जिसको हम लोग फैटिग स्टडी कहते हैं, थकान अध्ययन। इट रिफर टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर वर्क। एक पार्टिकुलर वर्क या जॉब को पूरा करने में कितने समय के बाद उन्हें रेस्ट दिया जाए और कितने समय के बाद उन्हें पुनः काम स्टार्ट किया जाए, इन बातों का डिटरमाइन करना फैटिग स्टडी यानी थकान अध्ययन कहलाता है। द रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर्स। रेस्ट जो होता है वर्कर को रिफ्रेश कर देता है। द वर्क अगेन विथ देयर फुल कैपेसिटी। और जब उनको रेस्ट मिलता है तो फुल कैपेसिटी के साथ वो वर्क करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज द मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर। यानी वर्कर के जो प्रभावी लेवल है काम करने का, उसको बनाए रखना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। इसके फैटिग स्टडी में हम डिटरमाइन यही करते हैं कि क्या हम किसी पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितने टाइम के बाद उन्हें इंटरवल दिया जाए और कितने टाइम के बाद फिर से पुनः वर्क को स्टार्ट किया जाए। ये फैटिग स्टडी में अध्ययन हम लोग करते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो वर्कर का एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी है, उसको बरकरार रखा जाए, उसके लेवल को बनाए रखा जाए। इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है।
देखिए ये आप लोगों का टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंटल रिवैल्यूएशन यानी मानसिक क्रांति। मेंटल रिवैल्यूएशन की मानसिक क्रांति क्या है, ये भी एक टेक्निक है। करेक्ट। मेंटल रिवैल्यूएशन कॉल्स फॉर चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड द वर्कर्स। यानी मेंटल रिवैल्यूएशन, देखिए टॉपिक नंबर 1 मेंटल रिवैल्यूएशन। मेंटल रिवैल्यूएशन कॉल्स फॉर अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर। यानी मेंटल रिवैल्यूएशन मीन्स होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब ऑनर और वर्कर दोनों को माइंड सेट करना, दोनों के माइंड को सेट करना ही उसको बोलते हैं मेंटल रिवैल्यूएशन, मानसिक क्रांति। एज पर टेलर रिवैल्यूएशन इन द माइंडसेट ऑफ बोथ employers and the worker is required because it will be promote feeling the cooperation and will be beneficial to both the parties। यानी टेलर के अनुसार दोनों में रिवैल्यूएशन का होना, माइंडसेट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं होगा एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, और वो जब दोनों एक दूसरे से माइंडसेट अगर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिटेड होता है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इंस्टेड ऑफ द फाइटिंग ओवर द डिविएशन ऑफ प्रॉफिट, बोथ द पार्टी शुड मेक एफर्ट्स द इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। टेलर कहते हैं कि दोनों लोग को प्रॉफिट को डिवाइड करने में जो फाइट करते हैं उसको छोड़ करके अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में दोनों पार्टी को सोचना चाहिए। तो ये है मेंटल रिवैल्यूएशन। मेंटल रिवैल्यूएशन जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयर्स और वर्कर के जो माइंड को हम लोग चेंज करते हैं, उनकी बदलते हैं, उनमें बदलाव लाने की काम करते हैं।